असद बेटा, तुम एक शरीफ और समझदार लड़के हो, ये बात हम सब जानते हैं, मगर मैं शाम को तो इधर उधर मुंह मारने की आदत है। तुम इससे जरा मोहतात रहो तो अच्छा है। आबदा बेगम की इतनी घटिया बात पर इसका दिमाग जैसे घूम कर रह गया। ये आप किस किस्म के अल्फाज इस बाहयाल शरीफ लड़की के किरदार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? मशाम ऐसी नहीं है, अलबत्ता आपके बेटे को दूसरों का तमाशा बनाने की आदत है। वो अपना इश्ताल बमुश्किल जब्त करके बोला। देखा था यम्मी, असजद किस तरह इस चुड़ैल की तरफदारी कर रहा है। हुरिया की गुस्सीली आवाज असजद को इंतहाई तैश दिला गई। तमीज से बात करो हुरिया, वो चटक कर बोला। तुम दोनों जरा खामोश रहो। कोमल, जरा मशाम को यहाँ बुला कर लाओ। इतनी देर से खामोश बैठे एजाज हयात गोया हुए। लेकिन मामू, आप मशाम को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? असजद हैरत से गोया हुआ। ये सारा फसाद इसी लड़की की वजह से खड़ा हुआ है, फायका बेगम तनफर से बोली। थोड़ी ही देर में मशाम कोमल के पीछे पीछे हवास बाख्ता सी चली आई। बताओ मशाम, तुम्हारे रसजद के दरमियान ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से तुम दौड़ दौड़ कर रसजद के पास आती हो और वो भागा भागा तुम्हारे आस्ताने पर जाता है? हुरिया के मुंह से निकलते ये तेजाबी जुमले असजद और मशाम को एक ही पल में राख कर गए। मशाम ने बेसाख्ता अपने मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया, वरना इतने घटिया इल्जाम पर वो चिल्ला ही उठती, जबकि असजद के दिमाग की नसें फटने को तैयार हो गईं। वो कुछ देर तो यूं ही खड़ा रहा, फिर आहिस्तगी से चलता हुआ हुरिया के मुकाबिल आन खड़ा हुआ और बज़ाहिर पुरसकून लहजे में बोला, जबकि जिस्म के अंदर खून की बजाय इस वक्त अंगारे दौड़ रहे थे। मशाम मेरी सिर्फ कजन और दोस्त थी, और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे वालिदैन ने ला इल्मी में ही इतनी सतही और घटिया ख्यालात की लड़की के साथ मेरे मुस्तकबिल का रिश्ता जोड़ा। हमेशा मशाम मेरी कजन और दोस्त रही है। और वो फिर पलटकर सबसे मुखातब होकर बहंचे बहंचे लहजे में बोला, और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अब मैं सिर्फ मशाम से शादी करूंगा। मशाम ही मेरी बीवी बनेगी। आप लोगों को जो करना है वो कर ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। इंतहाई दबंग लहजे में वो वहां मौजूद तमाम नफूस पर बिजली गिराता बड़े इत्मीनान से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि मशाम मफलूज होते जहन के साथ वहां से भागी। एयरपोर्ट जाने से पहले असजद मशाम से मिलने आया तो काफी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी हाथ बांधे खड़ी रही। असजद भाई, इस रात आपने इतनी बड़ी बात कही, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिलाखिर मशाम ने बोलने में पहल की। मशाम, इस रात मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ और सिर्फ लफाजी नहीं थी। मैं सचमुच तुमसे शादी करूंगा। असजद यकीन अमेज लहजे में बोला तो एक बार फिर मशाम शशदर सी रह गई। असजद भाई प्लीज ये बात दोबारा मत कहिएगा, मशाम बेबसी से बोली तो असजद बुझ सा गया। क्यों मशाम, तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? वो तड़प कर बोला तो मशाम भी सरहद से बोली, नहीं असजद भाई, आप मेरे नहीं बल्कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। कुछ कहते कहते असजद ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। फ्लाइट का वक्त निकला जा रहा था। बहरहाल मैं तुमसे इस मौजू पर अगली बार आकर तफसील से बात करूंगा, वो जल्दी से उठते हुए बोला। फिर जाते जाते मुड़कर जरा का जरा देखा। ये सच है मशाम की इस रात मेरे जहन में कभी तुम्हारे साथ शादी का ख्याल नहीं आया था, क्योंकि मैं हुरिया से इंगेज था। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी की हर शारा पर, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। वो कहकर तेजी से निकलता चला गया, जबकि मशाम एक इज़्तिराब सा महसूस करके आंखें मीच बैठी थी। ख्वाब टूटने का अमल बहुत जांगसल होता है, और मशाम इस अमल से एक बार गुजर चुकी थी। इस वक्त तो माँ की पुरहद्दत और शफीक बाहों ने इससे बिखरने से बचा लिया था, मगर इस बार तो इसके पास ऐसा कोई कंधा भी नहीं था जिस पर सर रखकर वो रो सकती। लिहाजा इस बार असजद के दिखाए ख्वाबों को हरगिज देखने की कोशिश नहीं की थी। अपनी आंखों और दिल को बिल्कुल बेहिस और पत्थर कर लिया था। इन्हीं दिनों जब वो अपनी तन्हाई और अकेलेपन से लड़ रही थी, इसका रिजल्ट आ गया। वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। इस मौका पर राहत बेगम को याद करके इसने कितने ही आंसू बहा डाले थे। तन्हाई से तंग आकर इसने जॉब करने का सोचा। वो दूसरे दिन कॉलेज गई और मार्कशीट ले। हर इतवार वो जरूरत है का इश्तेहार बगौर पढ़ती, और अखबार वाले को सिर्फ इतवार का अखबार डालने का वो कह चुकी थी। एक दिन वो कुछ स्कूलों में दरख्वास्त देने चली गई। शो में किस्मत इसका इजाज साहब से वापसी पर सामना हो गया। कहाँ से आ रही हो? इन्होंने इंतहाई कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। स्कूल में जॉब के सिलसिले में दरख्वास्त देकर आई हूँ, वो खास से निडर अंदाज में बोली तो एजाज साहब बुरी तरह आग बगोला हो गए। किसकी इजाजत से तुम जॉब करने निकली हो? तुम्हारी माँ मर गई तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम्हें हर तरह की आजादी हासिल हो गई है। जहाँ जी चाहा मुंह उठा के चल दी। खबरदार, और आज के बाद घर से एक कदम भी बाहर निकाला, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो इतनी जोर से धाड़े कि मशाम का दिल बुरी तरह से सहम गया। बेसाख्ता आंखों में आंसू कतार दर कतार चले आए। वो तकरीबन भागती हुए नेक्सी में पहुंची और बिस्तर पर गिर कर फूट फूट कर रोने लगी,
और फिर रोते रोते न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। जब आंख खोली तो खिड़की से उतरती शाम की सांवली परियों को देखकर इसे ख्याल आया कि दोपहर से इसने कुछ नहीं खाया। यकदम भूख का एहसास शदीद हो गया तो वो अपने मुजहमिल जिस्म को जबरदस्ती बाथरूम में ले गई। फ्रेश होने के बाद किचन में आकर चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और फ्रिज से आटा निकालकर अपने लिए पराठा बनाने लगी। पेट पूजा से फारिग हुई तो दोपहर में रोनमा होने वाला वाकया इसके जहन के पर्दे में पूरी आबोताब के साथ हाथ धमका। एक अजियत की लहर महसूस करके इसने दांतों तले अपना निचला लब दबाया। अभी और कुछ इसने सोचा भी नहीं था कि अचानक दरवाजा नॉक होने पर बुरी तरह से चौंकी। दरवाजा खोला तो सामने आबदा बेगम और एजाज हयात को देखकर इसे करंट सा लगा। अंदर ही कहीं अजीब वसवसे और खौफ किसी अनहोनी परेशानी की तरह इसके दिल में झांकने लगे। इसने बिना कुछ बोले इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और फिर खामोशी से इनके मुकाबले आकर बैठ गई। देखो मिशाम, तुम मेरे मरहूम भाई की बेटी हो, इस लिहाज से अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। अब चूंकि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा अब तुम्हें आइंदा जिंदगी के लिए हमें ही फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या ठीक होगा और क्या गलत। इजाज हयात ने तमहीद बांधते हुए कहा। इन्हें आज अपनी जिम्मेदारी और अपने मरहूम भाई की बेटी का कैसे ख्याल आ गया? मशाम ने इंतहाई उलझ कर सोचा। वो इस तमहीद का मफहूम कतन नहीं समझी, अलबत्ता दिल में खतरे की घंटियां मुसलसल बजे जा रही थी। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए इतना ही अच्छा होता है, और वैसे भी तुम्हारी शादी की तो उम्र भी हो गई है, बल्कि मेरी बेटी तो तुम्हारी उम्र में 2 बच्चों की मां भी बन गई थी। बहरहाल अब तुम्हारी शादी में मजीद तखैर नहीं होनी चाहिए। आबदा बेगम बड़ी रौनक से बोली तो मशाम के अंदर बाहर सन्नाटा सा छा गया। अब कौन सी नई अफ्तार मुझ पर टूटने वाली है? मशाम ने घबरा कर सोचा। तुम हमारे घर की बच्ची हो, लिहाजा हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी घर के लड़के से हो। और आज इन लोगों के मुंह से इतने सारे इंकशाफात सुनकर वो मुतहय्यर सी बैठी थी। हमारी जिम्मेदारी, हमारे घर की बच्ची, इस लड़के से शादी से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सब कुछ दिमाग में गुडमुड सा होने लगा। क्या ये लोग मेरी शादी असद के साथ करने पर राजी हो गए? खुशकिन ख्याल की लहर इसके दिल के साहल से टकराई थी। लिहाजा हम सब ने ये फैसला किया है कि वो जरा रुकी। मशाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि तुम्हारी शादी रामिश से कर दी जाए। क्या मतलब? आबदा बेगम के मुंह से निकले अल्फाज इतने जोर आवर थे कि एक पल में ही इसके सर पर 7 आसमान गिर गए। ये आप क्या कह रही हैं ताई अम्मी? रामिश तो पहले ही शादीशुदा है, फिर भला मेरी इससे शादी कैसे हो सकती है? वो रहानसी होकर तकरीबन हकलाते हुए बोली। ये किस किताब में लिखा है कि शादीशुदा मर्द दोबारा शादी नहीं कर सकता? आबदा बेगम नफरत से बोली, फिर मजीद बोली, तुम्हारी माँ के 40वें के बाद हम तुम्हारा निकाह रामिश से पढ़वा देंगे। ये कहकर वो बड़ी रौनक से उठ खड़ी हुई तो मशाम मछली की माने तड़प कर रह गई। नहीं ताई अम्मी, खुदारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। मैं रामिश से शादी नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो मेरी शादी किसी अंधे लंगड़े से कर दें। मगर रामिश, इसकी रूह बिलबिला कर रह गई। वो सरापा इस्तेजाज बनी आंसू बहाते हुए लजाजत से बोली, मशाम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे हीरे जैसे बेटे को ठुकराने की जुर्रत कर रही हो। तुम अपनी औकात भूल रही हो। तुम्हारी हैसियत को नजरअंदाज करके हमने तुम्हारी रामिश से शादी करने का फैसला किया और तुम पर एहसान किया, और तुम होके हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपने तेवर दिखा रही हो। आबदा बेगम इसकी जात के बकिए उधेड़ते हुए बोली, हम तुम्हारी मर्जी पूछे नहीं बल्कि तुम्हें अपनी मर्जी बताने आए हैं कि जल्द तुम्हारा निकाह रामिश के साथ होने वाला है। इस बात के लिए खुद को तैयार कर लो। इंतहाई तहकुमाना लहजे में बोलकर वो इजाज साहब के हमरा चली गई और वो शिद्दत गम से जमीन पर बैठती चली गई। कोमल, तुम्हें पता है ताई अम्मी मेरी शादी रामिश से करना चाहती है। शाम ने अपने तय कोमल पर धमाका किया, लेकिन कोमल तो हनोज इत्मीनान से नाखूनों से नेल पॉलिश लगाते देखकर वो बहुत परेशान हुई और एहतजाब के समंदर में गोताजन हो गई। शायद तुमने सुना नहीं जो भी मैंने तुमसे कहा है। मशाम अपनी हैरत पर बमुश्किल काबू पाकर बोली, मैं जानती हूँ। वो इंतहाई सुकून से बोली तो मशाम को जैसे 1000 वाट का करंट लगा। तुम जानती हो फिर भी इतने सुकून से बैठी हो? तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग तुम्हारे शोहर की शादी मुझसे यानी मशाम हयात से करना चाहते हैं, जिससे तुम नफरत करती हो? मशाम नॉन स्टॉप बोले चली गई तो कोमल नेल पॉलिश का ढक्कन बंद करके इसके उड़े उड़े चेहरे को देखकर दिलकशी से मुस्कुराई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मशाम, मैं तुमसे वाकई नफरत करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपनी एक क्यूटिक्स तक नहीं दे सकती, कजा के रामिश जो कि मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरी जिंदगी है। कोमल इसकी आंखों के सामने नेल पॉलिश की बोतल लहराते हुए बोली तो मशाम ने इंतहाई उलझकर इसे देखा। लेकिन वो क्या है कि मजबूरी में कभी कभी कड़वी गोली निगलना पड़ती है। कोमल ये कहकर पूरे सरार अंदाज में मुस्कुराई, जबकि मशाम लम्हे के 1000वें हिस्से में इस मजबूरी को समझ गई। सारी गुत्थियां पल भर में ही सुलझ गई। ओ मशाम जैसे दर्द और रंज की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई।
वो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग अपनी खुदगर्जी के हाथों मुझे इतना इस्तेमाल करोगे। वो नफरत से बोली। शट अप, मशाम कोमल चिल्लाकर बोली। चिल्लाओ मत कोमल हयात, मशाम भी इसी के अंदाज में बोली। तुम ये बात अच्छी तरह से सुन लो कि तुम्हारी जीत नहीं होगी, तुम्हें भी एक न एक दिन हार का घूंट पीना ही पड़ेगा। मशाम इस बार पुरसुकून होकर बोली, जबकि वो दूसरी तरफ कोमल को पागल कर गई थी। मैं कभी नहीं हार सकती, और खासकर तुम्हारे सामने तो कभी भी नहीं। कोमल तिनक कर बोली तो मशाम वापस जाने को पलटी, लेकिन अचानक कुछ याद आने पर वो दोबारा मुड़ी। बता देना अपने रामिश को कि मैं इससे शादी करने से एक बार तो क्या 100 बार इनकार करती हूँ। ये कहकर वो कोमल को दहकते हुए आवे में धकेल कर चली गई। कोमल की जुबानी जब मशाम का इनकार रामिश तक पहुंचा तो इसकी हालत भी कोमल से मुख्तलिफ नहीं थी। समझती क्या है वो खुद को, तुम देखना कोमल, मैं इसका गुरूर किस तरह मिट्टी में मिलाता हूँ। वो मुठ्ठियां खोलते बंद करते मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाकर बोला। लेकिन रामिश, वो तो निकाह से इनकारी है, फिर हम कैसे इसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। कोमल परेशान होकर बोली। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ वो कैसे मुझसे शादी करने से इनकार करती है। रामिश एक जहरीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोला तो कोमल एक बार फिर बेचैनी और बेकरारी की ऑक्टोपस में जकड़े लगी। रामिश, तुम मुझसे एक बार वादा करो कि मशाम से तुम सिर्फ अपना मकसद पूरा करोगे, तुम इसे बीवी नहीं बल्कि सिर्फ हमारी खुशियों के हसूल का एक जरिया समझोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोमल मुस्तरिब होकर बोली तो रामिश ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। कोमल जान, तुम क्यों बेकार के वसवस से खदशात अपने दिल में जगह देती हो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे मशाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अम्मी और तुम्हारी खातिर मशाम के नाम का तोक अपने गले में डाल रहा हूँ। वो इसे भरपूर तसल्ली देते हुए बोला तो कोमल ने मुतमईन होकर आंखें मूंद ली। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इसके बांझ होने की खबर के बाद तायमी रामिश की शादी के लिए जरूर पर तोलेंगी, क्योंकि रामिश इनका इकलौता बेटा है। कोमल को रामिश पर तो भरोसा था, लेकिन हालात पर नहीं, और हालात यही बता रहे थे कि तायमी रामिश की दूसरी शादी के बारे में संजीदगी से सोच रही हैं, जबकि इसे किसी कीमत पर रामिश की दूसरी शादी। और फिर इसके जहन में मशाम का ख्याल आया, जिससे रामिश कभी भी दिल से बीवी का दर्जा नहीं दे सकता था। और फिर ऐसी सूरत में जब मशाम रामिश की औलाद को जन्म देगी तो बच्चा सिर्फ कोमल और रामिश की औलाद कहलाएगा, और फिर बाद में मशाम के नाम का कांटा वो दोनों अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। ये तजवीज इसने ताई अम्मी रामिश और अपनी अम्मी के सामने रखी तो ताई अम्मी और रामिश झट से मान गए, मगर फाइका बेगम कुछ परेशान सी हो गई। मेरे ख्याल में कोमल, ये मशाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। एक माँ से इसकी औलाद छीन लेना बहुत बड़ा गुनाह है बेटी, ये ठीक नहीं होगा, तुम इससे बाज रहो। न जाने क्यों आज पहली बार इनके दिल में खौफे खुदा जागा, सो इन्होंने अपनी जिद्दी बेटी को इस अमल से बाज रखना चाहा। उफ वो अम्मी, ये आप क्या धकियानुसी बातें लेकर बैठ गई हैं, और प्लीज अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहती तो कम से कम खामोशी रहें। कोमल काफी बदतमीजी से बोली थी, जिस पर फाइका बेगम गुस्से से वहां से उठकर चली गई। आज राहत बेगम का 40वां भी हो गया। इस दिन के बाद से हयात पल्ला की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, और यही खामोशी मशाम को अंदर ही अंदर दहला रही थी। इसने कई बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर आए दिन अखबारात में घर से भाग जाने वाली लड़कियों के अंजाम सुनकर वो खामोश हो जाती और दहल सी जाती। इसने 2 मरतबा असजद के दिए हुए नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया, बस इंगेज की टून सुनाई देती। वो एक बेबस पंछी की माने पिंजरे में फड़फड़ा कर रही थी। दिन का चैन, रातों की नींदें उड़ी हुई थी। पहले ही जिंदगी इसके लिए आसान कब थी, अब तो लगता था जैसे वो किसी जंदान में कैद कर दी गई हो, जहाँ ना रोशनी का कोई रास्ता है और ना कोई गुजर। सुबह का सूरज तलू हुआ, रोशनी ने अपनी चादर का पल्लू आसमान पर फैलाया और रात के सितारे और चांद की रोशनी इसकी चादर में मुंह लपेट कर सो गए। लेकिन आज का चमकता सूरज मशाम की जिंदगी में अमावस की रात से भी ज्यादा स्याह और खौफनाक अंधेरे की मानित हो गया। आज सूरज ने अपने इस उजाले में से मशाम के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा था। पिछली रात की स्याही का कुछ हिस्सा जाते जाते इसके वजूद से लिपट गया था। अलियल सुबह एजाज और आफ्ताब हयात काजी साहब और 2 गवाहों को लिए चले आए। साथ में रामिश, ताई अम्मी भी सुर्ख जोड़ा और कुछ जेवरात लिए हाजिर हुए। वो तो बस फटी फटी निगाहों से इन्हें तकती चली गई। ये सब क्या हो रहा है? इसके हलक से मुश्किल ये अल्फाज खरखराहट की सूरत में बरामद हुए। ताई अम्मी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे रामिश से शादी नहीं करनी। वो बमुश्किल अटक अटक कर बोली। देखो मशाम, या तो तुम्हें अभी और इसी वक्त रामिश से निकाह करना होगा या फिर इस घर से जाना होगा। आबदा बेगम 2 टोक अंदाज में बोली। ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मशाम लम्हे में फैसला करते हुए बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हें यहाँ से एक चीज छोड़कर जानी होगी। आबदा बेगम तनतना कर बोली। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं जहाँ छोड़कर जाऊं? वो कुछ परेशान सी हुई।
تو اسی لمحے آبدہ بیگم نے جو کچھ کہا اسے سن کر مشام کو ایسا لگا جیسے انہوں نے گرم گرم تار کو اس کی سماعت میں ڈیلا ہو اور جس سے اس کی سماعتیں بھی جلس کر رہ گئیں۔ تمہیں اپنی ولدیت یہاں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ہم لوگوں سے کہہ دیں گے کہ تم ایاز کی بیٹی نہیں بلکہ راحت کی